टू गेट एकेडमी प्लस, माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं मॉड्यूल 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं डियर, दैट इज द इंपैक्ट एंड कोलिजन। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, इंपैक्ट एंड कोलिजन। ओके, इंपैक्ट एंड कोलिजन, इंपैक्ट एंड कोलिजन, क्लियर बात? तो इस इंपैक्ट एंड कोलिजन में है ना, हम बात करते हैं भैया सबसे पहले ये इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, राइट? तो देखिए वेरी केयरफुली कि भैया कोलिजन ऑफ two bodies, collision of two bodies in such a way that it will act a large amount of force for very short interval of time, क्लियर है? सो दिस फिनोमेना इज एक्चुअली कॉल्ड इम्पैक्ट, क्लियर बात है? ओके, यहाँ पे कोलिजन का साधारण सा मीनिंग यदि हम लोग जाने भैया तो क्या होता है बताइए? तो टकराव, क्या होता है बताइए? टकराव, या फिर मैं बोल सकता हूं टकराना, क्लियर है? तो यहाँ पे इस कोलिजन को फिल करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मिनिमम नंबर ऑफ बॉडी की यदि मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो बेसिकली मैं कोलिजन ऑफ टू बॉडीज की बात कर रहा हूं कि इस तरह से है ना कोलिजन हो रहा हो टू बॉडीज में, सच दैट इट विल एक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, है ना, कि भैया लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा, क्लियर, जब कोलिजन की बात होगी तो, ओके, बिटवीन टू बॉडीज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा भैया कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स की जब हम बात करेंगे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या बात होती है? अरे क्या बात होती है बताइए? तो इंपल्स की बात होती है क्या? क्लियर है? ओके, तो इंपल्स की बात होती, मतलब मैं यहाँ पे ये जो फोर्स की बात करूंगा ड्यूरिंग द कोलिजन, जो फोर्स की बात होगी, क्लियर, जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स की बात होगी, इसको मैं क्या बोल पाऊंगा? इंपल्सिव फोर्स। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? तो जस्ट इसको थोड़ा फील करते हैं हम लोग, आइए तो जस्ट थोड़ा सा हम इसको फील करते हैं। ये रहा भैया आपके पास क्या, टू बॉडीज, ये टू बॉडीज है, इस तरह से मैं बात कर रहा हूं क्या, टू बॉडीज, ये रहा एक बॉडी और ये रहा भैया क्या, दूसरा बॉडी, राइट? सॉरी, चलो यहां पे बना देता हूं, ये रहा आपके पास क्या, दूसरा बॉडी, क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? ये अब ये दोनों बॉडी है भैया, ये क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है आपस में, क्या हो रहा है बताइए? कोलाइड हो रहा है, सॉरी, ये दोनों बॉडी आपस में क्या हो रहा है भैया? कोलाइड हो रहा है, मतलब कोलिजन हो रहा है दोनों बॉडी के बीच में, बिल्कुल इस तरह से, समझ रहे हैं बात को? दिस इज द बॉडी वन, राइट? दिस इज द बॉडी वन एंड दिस इज द बॉडी टू, क्लियर है जी? आ रही बात क्या समझ में? अभी दोनों बॉडी में क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन, यहां पे आप देख पाएंगे क्या कि भैया फोर्स की बात होगी और वो फोर्स ना वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होगा, और टाइम के रेस्पेक्ट में उस फोर्स का अमाउंट की जो बात करोगे वो कैसा होगा बताइए? तो लार्ज होगा, क्लियर है? तो दोनों बॉडी में एक्ट करेगा इक्वल एंड अपोजिट,
इक्वल एंड अपोजिट। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? इस तरह से मैं बात करूंगा, इक्वल एंड अपोजिट, दो तरह के फोर्सेस। क्लियर बात? तो आइए, ये रहा आपके पास क्या, फोर्स F, ये रहा आपके पास क्या, फोर्स F। इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो यहां पे इंपल्स की बात होगी, इंपल्स की बात होगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जब इंपल्स की बात करता हूं तो किन फोर्सेस के कारण इंपल्स की बात करता हूं। तो आपका जवाब होना चाहिए सर हम लोग ना ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण इंपल्स की बात करते हैं, ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, इंटरनल फोर्सेस के कारण नहीं करते हैं सर। क्लियर है? तो वेरी केयरफुली यहां पे जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, ये जो फोर्स की बात कर रहा हूं, कैसा फील कर रहा हूं भैया बताइए? तो कोलिजन के दौरान, कैसा, कोलिजन के दौरान मैं इस फोर्स को फील कर पा रहा हूं। तो ड्यूरिंग द कोलिजन बात कर रहा हूं भैया मैं, ड्यूरिंग द कोलिजन, राइट, मतलब जब ये कोलाइड हुआ होगा दोनों बॉडी, राइट, मतलब ये कांटेक्ट में रहा होगा, कैसा बताइए? तो कांटेक्ट में रहा होगा, यहाँ पे ऐसा कांटेक्ट में। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ये कांटेक्ट में। क्लियर? तो इस टाइम पे वो फोर्स की बात हो रही, मतलब हम इंपल्स की जब बात करते हैं तो बॉडी के लिए भी बात करते हैं और सिस्टम के लिए भी बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों बॉडी का कोलिजन बात कर रहा हूं, तो मैं दोनों बॉडी को सिस्टम ऑफ टू बॉडीज की तरह कंसीडर करूंगा, तभी तो मैं कोलिजन को क्या कर पाऊंगा जी? अरे बताइए, तो फील कर पाऊंगा कोलिजन को, समझ रहे हैं? और ये सिस्टम है, यदि ये सिस्टम है, समझ रहे हैं क्या बात को? क्या बताइए? तो सिस्टम है, ओके, तो ये जो फोर्स होगा भैया, राइट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बोल रहा हूं मैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो मैं बोल रहा हूं, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? मतलब लार्ज क्यों बोलते हैं पता है? टाइम के रेस्पेक्ट में, कम टाइम के लिए टकराव होता है ना दो बॉडी में, कम टाइम के लिए। देखो जैसा कि ये दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी टकराव होगा, हो सकता है एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरा बॉडी मोशन कर रहा हो टुवर्ड्स दिस बॉडी, तो ऐसे टकराव होगा, राइट। तो जैसे टकराया तो हो सकता है ये मोशन में आ जाए और ये रेस्ट में आ जाए, हो सकता है दोनों मोशन करने लग जाए, इस तरह से। तो थोड़े से टाइम के लिए टकराव की आप बात करते हो ना, क्लियर है? ओके, बिल्कुल। तो भैया और कई सारे पॉसिबिलिटी है, हो सकता है दोनों बॉडी है ना टकराने के बाद ऐसे एक साथ भी मोशन, नंबर ऑफ है ना सिचुएशन होगा, नंबर ऑफ वैरायटी के कंडीशंस होंगे, तो वो सब बाद में बात करेंगे अपन, ठीक है? धीरे धीरे अभी अपन कंसेप्ट बिल्टअप कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो टाइम के रेस्पेक्ट में भैया ये जो फोर्स है वो वेरी लार्ज अमाउंट का होगा, लेकिन ये कैसा है बताइए? तो ये ना इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। किसके लिए भैया? इस सिस्टम के लिए ये जो F है ये कैसा है? इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। क्लियर बात? और इंटरनल फोर्स कैसे? जस्ट एक्शन रिएक्शन, क्या? एक्शन रिएक्शन, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर? एक यदि एक्शन हुआ तो दूसरा क्या? रिएक्शन। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं सिस्टम के अंदर? इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताइए? तो इंटरनल फोर्सेस के कारण हम इंपल्स की बात नहीं करेंगे, क्लियर है? ओके, तो हियर नोट पॉइंट इज दैट जब मैं इंपैक्ट की बात करूंगा, है ना, तो भैया बताइए तो फॉर इम्पैक्ट है ना, नो impulse, राइट, फॉर इम्पैक्ट नो इम्पल्स, राइट, हम इम्पल्स की बात नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ इंटरनल
forces. Clear? For impact no impulse, right, because of internal forces. इस पॉइंट को आप याद रखिएगा. क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट? बहुत आसान सा ही तो हमने बात की है जी, कोई डिफरेंट बात अभी नहीं की है. इतना सा क्लियर है क्या बताइए? बिल्कुल सर, इतना सा तो क्लियर है. तो इंपैक्ट एंड कोलिजन, इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट? फील कर पाए होंगे कि इंपैक्ट एंड कोलिजन में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस तरह से जो बात होगी. ओके, तो कुछ ना बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं इंपैक्ट एंड कोलिजन में. तो सबसे पहला हमारे पास टर्मिनोलॉजी आता है भैया, क्या बताइए तो? लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट. क्लियर है? अरे बस समझ में. तो लाइन ऑफ इंपैक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भैया इट इज नथिंग बट द कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल on point of contact, कॉमन नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, आपके जो थ्योरेटिकल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक टर्मिनोलॉजी बात करने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट होगा होने वाला डियर. तो वेरी केयरफुली नोट करते जाइएगा. कॉमन नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू colliding bodies, between two colliding bodies. क्लियर है? ओके, तो जस्ट अभी तो हमने डिस्कस किए थे डियर, जस्ट अभी तो हमने डिस्कस किए थे. ये रहा क्या आपके पास भैया, मैं बात करता हूं, ये एक बॉडी हुआ, ओके, और दूसरा कोई और बॉडी बात कर लेता हूं लाइक दिस. क्लियर बात है? दूसरा कोई और बॉडी बात कर लेता हूं लाइक दिस, इस तरह से. ओके, और ये दोनों बॉडी क्या हो रहा है बताइए तो? इन दोनों बॉडी में कोलिजन हो रहा है. क्या हो रहा है बताइए? कोलिजन की बात हो रही है. ये रहा बॉडी 1, ये रहा बॉडी 2, इस तरह से. क्लियर बात? ये रहा क्या बताइए तो? बॉडी 2. ये रहा आपके पास क्या? बॉडी 2. आई होप ये विजिबल होगा आपके लिए. ओके, दिख रहा है ना राजू? ओके फाइन. बॉडी 1, बॉडी 2, बिल्कुल. तो इस बॉडी, इन बॉडीज में यदि मैं कोलिजन की बात कर रहा हूं भैया, मतलब टकराव की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? कांटेक्ट होगा ड्यूरिंग द कोलिजन. मतलब यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कॉमन नॉर्मल की बात करनी होगी आपको, कॉमन नॉर्मल की बात करनी होगी. तो कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सबसे पहले तो भैया आप टेंजेंट डालो, सबसे पहले आप टेंजेंट डालो. तो इस तरह से मैं टेंजेंट डाला लाइक दिस, और इसको मैं क्या बोलूंगा? दोनों बॉडी के लिए कॉमन टेंजेंट. इसको मैं बोलूंगा दोनों बॉडी के लिए कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट. क्लियर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट बोलूंगा ना. और इस कॉमन टेंजेंट की आप नॉर्मल बात करिए. तो नॉर्मल कैसे बात करूंगा? इसका परपेंडिकुलर लाइक दिस. ये समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर तो है. तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या बात करूंगा भैया? यहाँ पे जस्ट मैं बात करूंगा कि ये जो लाइन है, ये देखो तो, ये जो लाइन है, यही लाइन जो नॉर्मल है कॉमन टेंजेंट की, इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉमन नॉर्मल. कॉमन नॉर्मल. और ये जो कॉमन नॉर्मल है ये कहां पास है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. कहां पे है भैया बताइए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. समझ रहे हैं क्या बात को? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसे कॉमन नॉर्मल को मैं क्या बोलूंगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट. इसी को मैं और क्या बोलूंगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट. इसी को मैं बोलूंगा भैया लाइन
ऑफ इम्पैक्ट। इस तरह से फिल करते जाइएगा हर एक पॉइंट्स को। क्लियर है क्या बात? ओके नाउ सेकंड बात होती भैया क्या, सेकंड बात होती है आपके पास सेंट्रल इम्पैक्ट। सेकंड बात होती है सेंट्रल इम्पैक्ट, सेंट्रल इम्पैक्ट एंड नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट, नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट। क्लियर है? तो सर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आइए जरा, सेंट्रल इम्पैक्ट में क्या होगा भैया कि इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ कोलाइडिंग bodies, if center of mass of both colliding bodies are in line of impact, क्लियर है बात? तो इस तरह के जो इम्पैक्ट की बात होगी, सो इट इज कॉल्ड what? सेंट्रल इम्पैक्ट। इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि सेंटर ऑफ मास है ना, एक ही लाइन में ऐसा होना चाहिए, जैसे कि वो लाइन क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात हो रही है। क्लियर है? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो समझ में आता है भैया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो आपको समझ में आता है, अभी तो जस्ट समझे थे। ये हुआ आपके पास क्या, ये एक बॉडी हुआ, ओके, और ये रहा आपके पास क्या, दूसरा बॉडी, लाइक दिस, इस तरह से। ये हो गया आपके पास क्या, दूसरा बॉडी, ओके। दिस इज द बॉडी 1, दिस इज द बॉडी 1 एंड दिस इज द बॉडी 2। क्लियर? ओके। तो यहां पे जस्ट मैं बात करता हूं क्या, यहां पे मैं बात करता हूं भैया कि लाइन ऑफ व्हाट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये देखो, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल होंगे। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। शॉर्ट में बोल देता हूं मैं इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ पाएंगे क्या? बिल्कुल। तो भैया इन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास भी होंगे, इन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास भी होंगे, राइट। तो अभी मैं जस्ट जनरल ऐसे बॉडी की बात किया हूं, क्लियर है? मैं अभी ऐसा डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि ये सर्कुलर शेप का बॉडी, ऐसा नहीं, जैसे आप देख पा रहे हैं सर्कुलर शेप का है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल बॉडी है, इन जनरल बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यदि मैं बात करूं डियर, तो यहां पे मेरे को क्या बात करना होगा, इसी लाइन ऑफ एक्शन में बात करना होगा क्या, इसके व्हाट, किसको जी बताइए तो, इसके सेंटर ऑफ मास को, इसके सेंटर ऑफ मास को। क्लियर है? ओके रजू, ये दिख रहा है ना, देखो ये व्हाइट वाला, ओके फाइन, क्लियर है? तो इसको मैं बोलूंगा भैया क्या, सेंट्रल इम्पैक्ट, सेंट्रल इम्पैक्ट। तो यदि ऐसा नहीं है कि भैया लाइन ऑफ इम्पैक्ट में लाइन नहीं कर रहा है बॉडी के सेंटर ऑफ मास, तो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा, अदरवाइज it is called non-central impact. Is that clear? It is called non-central impact, right? तो non-central impact में जस्ट ऐसा ही आप बात कर लीजिए डियर, ऐसा ही आप बात कर लीजिए। कैसे बात कर पाएंगे कि चलिए ये रहा भैया आपके पास, अगेन मैं बात करता हूं क्या, ये है ना जी, ये बॉडी हुआ और
दूसरा बॉडी में ये माना हुआ था लाइक दिस, क्लियर है? ओके, यहाँ पे मैं बात किया क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा आपके पास नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, एक्चुअली कॉमन नॉर्मल इस तरह से, राइट। सपोज करता हूं मैं, ये बॉडी अगेन 1 हुआ, ये बॉडी अगेन 2 हुआ, बॉडी 1 का सपोज करो क्या सेंटर ऑफ मास, राइट, इसी कॉमन नॉर्मल पे है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तो, इसको मैं बोल रहा हूँ कॉमन नॉर्मल, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ भैया, लाइन ऑफ एक्शन बोलता हूँ। आपको पता है लाइन ऑफ इंपैक्ट, नॉट लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ इंपैक्ट। ओके फाइन, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट में सपोज करता हूँ मैं बॉडी 1 का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज C1, ये लाई करे, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं पे है, ऐसा। मैं जनरल बॉडी बात करूँ ना, ऐसा सर्कुलर बॉडी मत समझिएगा, राइट। तो एज पर आवर डेफिनेशन, एज पर आवर डेफिनेशन क्या बोलता है भैया, वेरी केयरफुली, राइट, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ कोलाइडिंग बॉडीज आर इन लाइन ऑफ इंपैक्ट, so it is called central impact, otherwise it is called non central impact। तो बताइए यहाँ पे दोनों कोलाइडिंग बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है ये लाइन ऑफ इंपैक्ट में है क्या? नहीं है भाई, एक तो है लेकिन दूसरा नहीं। हो सकता है दोनों के सेंटर ऑफ मास इस लाइन ऑफ इंपैक्ट में ना हो, अभी तो जैसे आप देख पा रहे हैं एक है, लेकिन दोनों नहीं भी हो सकता है, दोनों लाइन ऑफ इंपैक्ट में नहीं हो सकता है, ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है। तो उस कंडीशन में भी आप क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में भी आप क्या बोलेंगे भैया, जस्ट बोलो तो बताइए, नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट, नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट, इज दैट क्लियर? अरे बात समझ में, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है तो सेंट्रल इंपैक्ट, यदि दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास, यदि नहीं है मतलब नॉन सेंट्रल इंपैक्ट, क्लियर है? और इसी को हम लोग ना दिया, नॉन सेंट्रल जो इंपैक्ट होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिक इंपैक्ट, इसी को और हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिक इंपैक्ट। यहां पे लिख दूं क्या इसको, ये देखिएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे जो नॉन सेंट्रल इंपैक्ट की बात करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एसेंट्रिक इंपैक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एसेंट्रिक इंपैक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो ये हुआ आपके पास, क्या हमने फिल किया है ना, कि इम्पैक्ट एंड कोलिजन, राइट। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, देन हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात किया, देन हमने क्या बात किया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात किया, क्लियर। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात करने के बाद हमने बात किया भैया क्या, सेंट्रल इम्पैक्ट एंड नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट। ओके, आ रही बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे एक और आता है भैया क्या, एक और टर्मिनोलॉजी आता है इसमें, है ना, इम्पैक्ट एंड कोलिजन में, कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हम सेंट्रल इंपैक्ट को सेंटर ऑफ मास, लाइन ऑफ इंपैक्ट इस तरह से डिफाइन किए हुए थे कि लाइन ऑफ इंपैक्ट में सेंटर ऑफ मास है दोनों बॉडी का, दोनों कोलाइडिंग बॉडी का, तो सेंट्रल इंपैक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से करेंगे, क्लियर है? ओके, अरे बात समझ में। तो कोलाइडिंग बॉडी का वेलोसिटी की बात करते हुए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं एक्चुअली कि इफ द डायरेक्शन of velocity, the direction of velocities of both, if the direction of velocities of both colliding bodies clear है, the direction of velocities of both colliding bodies are along
along the what, या फिर मैं बोलूं along ना बोल के क्या बोलता हूं मैं, है ना, are in actually, है ना, are in line of impact, very carefully ना, line of impact. कंडीशन समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं क्या नहीं, राइट, इंपैक्ट कोलिजन के लिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बोथ कोलाइडिंग बॉडीज आर इन लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देन it is called, then it is called what, direct impact, then it is called direct impact. अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो it is called indirect impact, indirect इम्पैक्ट. क्लियर है? ओके, तो जस्ट इसके लिए भी एक डायग्राम बना देते हैं, जस्ट अभी जैसे हमने बनाया हुआ था. ओके, ये इस तरह से, ये रहा एक बॉडी, और ये मैं बात करता हूं दूसरा बॉडी, राइट. ये लो जी, बिल्कुल यहां पे बात होगी क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहां पे बात होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की. बिल्कुल क्लियर बात. कोलाइड होंगे तो, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हम कॉमन नॉर्मल की जस्ट बात किए थे, तो टेंजेंट ड्रॉ, फिर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर. ओके फाइन. तो ये रहा आपके पास क्या, कॉमन नॉर्मल बोलिए या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलिए. ये कॉमन नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, मतलब क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हुआ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हुआ. इसको मैं क्या बोल सकता हूं बताइए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट. बिल्कुल सही बात. नाउ तो बॉडी 1, बॉडी 2, तो इसमें वेलोसिटी की यदि मैं बात करता हूं जस्ट, राइट, ये रहा भैया वेलोसिटी. v1 की बात करूंगा क्या मैं, ऐसा देखिएगा वेरी केयरफुली. यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, कौन से कलर बात करूँ, चलिए यहाँ पे मैं येलो कलर की बात करता हूँ, लाइक दिस, राइट, इस तरह से, है ना, v1 हुआ, और इसका भी आप बात कर लें, ये इस तरह से v2 हुआ. क्लियर बात, आ रही बात क्या समझ में. ओके, तो भैया यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ कोलाइडिंग बॉडीज, right, are in line of impact. So this type of impact is nothing but what, बताइए तो, direct impact. समझ रहे हैं क्या बात को, अदरवाइज उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. समझ गए बात, क्लियर है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप तो समझ में आना चाहिए इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को कैसे बात करेंगे, राइट. यदि इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के या फिर इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट में नहीं है दोनों बॉडीज का जो वेलोसिटी है वो, क्लियर है बात, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल. तो एक्चुअली यहाँ पे और भी बात करते हैं भैया, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं पता है, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को हम लोग बोलते हैं, इस इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को यहां लिख देता हूं मैं. ओके, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिक इम्पैक्ट. समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है. ओके, तो हमने सभी तरह के जो है ना कुछ बेसिक जो टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट की बात करते हैं, इसको हमने बात कर ली है. जस्ट ना आपके नॉलेज के लिए है ये. क्लियर है, आ रही बात समझ में, आपको पता होना चाहिए, ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये, राइट. तो हमने स्टार्ट किया था भैया इस तरह से, इन इम्पैक्ट एंड कोलिजन, राइट, इस तरह से बात किया हुआ था. ओके, और हमने क्या बात किया हुआ था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बात किया. देन हमने बात किया क्या, सेंट्रल इम्पैक्ट एंड नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट. देन हमने बात किया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए भैया
एक नोट पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा, क्लियर है? अरे बात समझ में? क्या सर क्या कि भैया यहां पे ना मैं बात करूंगा नोट पॉइंट का इंपैक्ट के लिए, है ना, इंपैक्ट के लिए, कि मैं किसी भी टाइप की इंपैक्ट में बात करूं भैया, वहां पे ना एक्सटर्नल फोर्स की तो बात होगी नहीं, है ना, बात होगी तो क्या इंटरनल फोर्स की बात होगी, और इंटरनल फोर्स के कारण मैं इंपल्स की बात नहीं करूंगा, इंपल्स की बात नहीं करूंगा। क्लियर है? ओके, तो एक्चुअली आपको पता है भैया कि होता क्या है कि भैया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये देखिए चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स ऑफ द फोर्स, इंपल्स ऑफ द फोर्स, ऐसी होता है। क्लियर है बात? ओके, तो इसमें हम बात करते हैं भैया क्या, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो यही होता है ना, और इंपल्स को हम कैसे बात करते हैं बताइए? तो ये T1 to T2 और ये होता है इंपल्सिव फोर्स, और ये होता है आपके पास शॉर्ट टाइम इंटरवल, ऐसे बात करते हैं, मतलब टाइम इंटरवल बोलते हैं जस्ट dt। क्लियर है? अरे बात समझ में? तो भैया इंपल्स की केस में, इंपैक्ट की केस में, है ना, फॉर इंपैक्ट, राइट, फॉर इंपैक्ट, राइट, या फिर आप बोले इंपैक्ट एंड कोलिजन, राइट। यहां पे ना एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं होती है। फॉर इंपैक्ट नो एक्सटर्नल, बिकॉज ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? समझ रहे हैं? impulse will be zero because of no external force, impulse will be zero। क्लियर है? impulse will be zero। और ये क्या होता है भैया, एक्चुअली ये होता है आपके पास, ये क्या होता है पता है, एज पर impulse मोमेंटम। देखो मैं आपको कनेक्ट कराते हुए आपको, है ना, फील करा रहा हूं, ये सारी बातें पर डिस्कस कर चुके। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ये। क्लियर है क्या बात? समझ रहे हैं? ये जो बात कर रहे हैं हम, ये जो बात कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? तो इंपल्स की बात नहीं करेंगे यहां पे, इंपैक्ट में किसी भी टाइप इंपैक्ट में आप बात करो। क्लियर है? वहां पे बात होती है इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स के कारण अपन इंपल्स की बात तो करते नहीं है, राइट। और एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं, मतलब बिकॉज ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स इंपल्स विल बी जीरो। और यदि इंपल्स जीरो हुआ, यदि इंपल्स कैसा हुआ, जीरो हुआ, क्लियर है, तो मोमेंटम क्या होगा बताइए? तो कंजर्व होगा, कंजर्व होगा। समझ रहे हैं? देन मोमेंटम, क्लियर है? then momentum will be conserved, then momentum will be conserved। क्लियर है? that means है ना, therefore यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या कि भैया फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, राइट, इक्वल्स टू जीरो, और यू कैन से इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? ऐसा बोलूंगा, इसी का मतलब होता है क्या, इसी का मतलब होता है भैया कि बॉडी का या फिर आप सिस्टम की बात कर रहे हो तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा, कंजर्व होगा। और ये कौन कहता है ऐसा, ये कौन कहता है? तो कौन कहता है भैया?
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो बताइए, ये जो इंपैक्ट है हमारा चैप्टर, या फिर चैप्टर बोलता हूं टॉपिक, इंपैक्ट एंड कोलिजन, राइट, इसको समझना है, इसके कंसेप्ट को फिल करना है, तो आपका गजब का फीलिंग होना चाहिए किसमें? इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है, आपका गजब का फीलिंग ये भी होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि यही कंसेप्ट अपन यूज करने वाला है कहां पे बताइए? तो इंपैक्ट में और यू कैन से इंपैक्ट एंड कोलिजन में। इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर मैं इंपैक्ट एंड कोलिजन की बात करूं, राइट, तो वहां पे ना किसी भी टाइप की इंपैक्ट में आप बात करेंगे, नो एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी। क्लियर? तो बिकॉज ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स हम इंपल्स की बात नहीं करेंगे, मतलब जीरो होगा, और जीरो हुआ तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व होगा ऑलवेज, किसी भी टाइप की इंपैक्ट में बात करें। क्लियर है? किसी भी टाइप के कोलिजन में बात करें। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो ऐसा मत समझिएगा कि इंपैक्ट कोलिजन डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? इंपैक्ट और कोलिजन हम एक साथ डिफाइन करते हैं। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? क्या बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो यही तो था ना इंपैक्ट एंड कोलिजन। क्लियर है ना? ओके, बिल्कुल, क्योंकि ये इंपैक्ट और कोलिजन, इंपैक्ट को जब अपन डिफाइन करने गए थे तो इस तरह से अपन डिफाइन किए थे ना जी। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं भैया कि इंपैक्ट और कोलिजन, ऐसा नहीं है, मतलब ये है ना एक फिनोमिना है जिसका पार्ट है ये दोनों, इंपैक्ट एंड कोलिजन, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इतना यदि क्लियर है ना जी, तो आगे अब मैं बात करता हूं क्या बात करता हूं कि भैया यहां पे हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आइए जरा, ये है आपके पास क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं भैया स्मॉल ई से, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे बताइए? तो स्मॉल ई से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? ओके, और ये ई की जो वैल्यू है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज ई, इसकी जो वैल्यू है ये 0 से 1 वेरी करता है, मतलब समझ रहे हैं बात को? 0 लेस देन इक्वल्स टू ई लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ओके, तो हम लोग इसके लिए फार्मूले की बात करेंगे और इसको फिल करेंगे कि कैसे ये 0 से 1 हम बात करते हैं, राइट। तो इसके लिए एक प्रॉपर डेरिवेशन है, तो मैं उस डेरिवेशन को मैं कराने जा रहा हूं डियर, तो वेरी केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाइएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करें फिर। तो आइए भैया, ये रहा आपके पास क्या, ये रहा ना आपके पास बॉडी, राइट। दिस इज द बॉडी 1, दिस इज द बॉडी 1, ओके, दिस इज द बॉडी 1, बिल्कुल ना। और मैं बात करता हूं दिस इज द बॉडी 2, दिस इज द बॉडी 2, ये लो। क्लियर है? इस बॉडी 1 का जो मास है भैया स्मॉल m1 है, इस बॉडी 2 का जो मास है भैया वो क्या है? m2 है। बिल्कुल सही है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डियर। मैं बोल रहा हूँ भैया कि ये जो बॉडी 1 है ये ना ऐसे मोशन कर रहा है टुवर्ड्स द बॉडी 2 विथ द वेलोसिटी v1, बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो बॉडी 2 है ये भी ना मोशन कर रहा है, राइट, अवे फ्रॉम द बॉडी 1 विथ द वेलोसिटी v2, इस तरह से।
क्लियर है? ओके, और मैं चाहता हूं कि इसमें ना क्या हो, कोलिजन की बात हो, मतलब ये दोनों बॉडी आपस में कैसा हो, कोलाइड हो। तो इसके लिए मेरे को ये चाहिए होगा कि भैया बॉडी 1 का वेलोसिटी ज्यादा बात करना होगा एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2। इतना तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री करेंगे, बिल्कुल एग्री करेंगे। तो यहाँ पे मैं है ना बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या, V1 इज ग्रेटर देन V2। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो अभी जो मैं सिचुएशन यहाँ पे बताया हूँ, जिस तरह आप इस फिगर में देख पाएंगे, राइट, ये अभी ना बिफोर कोलिजन की बात है, बिफोर कोलिजन, राइट। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, कनेक्ट करते जाइएगा, बिफोर कोलिजन। ये जो डेरिवेशन करा रहा हूं ना मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है आपके पास। सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बस आपको जानने नहीं मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट बिल्टअप करेंगे, देखिएगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे करेगा यार। ओके, तो ये रहा आपके पास पहला सिचुएशन। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं, राइट। नाउ मैं इंपैक्ट एंड कोलिजन, राइट, इस टॉपिक में एक है ना एक अजम्पशन भी मान के चलूंगा थ्रू आउट। कैसा कि भैया बॉडी का जो मास होगा, कोलाइडिंग बॉडी का जो मास होगा, बिफोर कोलिजन की बात करूं, आफ्टर कोलिजन की बात करूं, एट द टाइम ऑफ कोलिजन की बात करूं, भैया उसके मास में चेंज नहीं होगा। मतलब मास ऑफ कोलाइडिंग bodies are या फिर should be constant। क्लियर है क्या बात? मास ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? आ रही बात समझ में? ये हमारा एजम्पशंस का पार्ट रहेगा भैया, ये हमारा कैसा रहेगा, एजम्पशंस का पार्ट रहेगा। सॉरी, समझ पा रहे हैं क्या बात को? ये हमारा क्या, एजम्पशंस का पार्ट रहेगा। जब तक हम इंपैक्ट एंड कोलिजन पढ़ रहे हैं, ये ऐसा ही बात करेंगे कि कोलाइडिंग बॉडीज का जो मास है भैया वो कांस्टेंट होगा। बिल्कुल। तो पहला सिचुएशन जैसे बात की हूं बिफोर कोलिजन। अब मैं बात करता हूं एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या बात होगी। देखिएगा, एट द टाइम ऑफ कोलिजन की बात करते हैं हम लोग। ओके, तो फिर से मैं बात करता हूं भैया एट द टाइम ऑफ कोलिजन के लिए, इस तरह से मैं बात करूंगा। ये हुआ वही बॉडी 1, क्लियर है क्या बात? और ये हुआ भैया दूसरा बॉडी लाइक दिस 2। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में जी? ओके, तो मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को यहाँ पे, अभी कोलाइड होने वाला है डियर ना, ये क्या होने वाला है, कोलाइड होने वाला है, मतलब कोलिजन की बात अपन करने वाले हैं, कोलिजन की बात अपन करने वाले हैं इस तरह से। ओके, बिल्कुल राइट। देखिएगा वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं, ये वही बॉडी है जिसको मैंने कहा था 1, जिसको मैंने कहा था 1, ये वही बॉडी है जिसको मैंने कहा था 2, राइट, जो कि v1 v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा था रेस्पेक्टिवली 1 और 2। क्लियर बात? अब ये किस सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं बात करूं तो ये मैं बात कर रहा हूं भैया एट द टाइम ऑफ व्हाट, कोलिजन। क्लियर है क्या बात? ओके, तो इस टाइम पे आपको पता भी है जब यहाँ पे कोलिजन की बात होगी, राइट, इस तरह से यहाँ पे जब कोलिजन की बात होगी, टकराव की बात होगी, तो फोर्स पिक्चर में आएगा क्या, बताइए तो डियर?
ये रहा, इस तरह से अपने पास फोर्स पिक्चर में आएगा। क्लियर है? और ये जो फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट दोनों बॉडी में एक्ट कर रहा होगा फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, तो यहाँ पे इन इंटरनल फोर्सेस के कारण दैट इज एफ। क्लियर है? ओके, इन इंटरनल फोर्सेस के कारण जब मैं इंपल्स की बात करूंगा तो इंपल्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस क्या होता है बताइए? तो जीरो होता है। बिल्कुल सही बात, इतना तो भी आपको क्लियर है। तो जस्ट कौन से टाइम पे पता है? एट द टाइम ऑफ कोलिजन। क्लियर? जब ऐसे टकराव हुआ। क्लियर? ये देखो, ये दो बॉडी आपस में ऐसा टकराव हुआ, मतलब इधर जा रहा था, इधर आ रहा था, ऐसे जाके ऐसा टकराव हुआ। इज दैट क्लियर? इस टाइम पे इस तरह से आप इन दोनों बॉडीज का क्या देख पाएंगे? ओके, कोलिजन देख पाएंगे फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। ना नेक्स्ट सिचुएशन की बात कर दूंगा। क्या ये तो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा। ये आफ्टर द कोलिजन, टकराव होने के बाद क्या होगा बताइए? मे बी दोनों बॉडी ऐसा ही रहे और मूव करता रहे, ऐसा भी हो सकता है। मे बी पॉसिबिलिटी, मतलब दोनों बॉडी ऐसा चिपका ही रहे और आगे ऐसा मोशन करता रहे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। मे बी ये दोनों बॉडी सेपरेट हो जाए और डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहे। क्लियर? मे बी पॉसिबिलिटी कि वो डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा, लेकिन हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में हो जिस तरह बिफोर कोलिजन था। मे बी पॉसिबिलिटी आफ्टर द कोलिजन, है ना, कि डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन कर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहा हूं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो मैं ना यहां पे इन दोनों बॉडीज, क्लियर है, इन दोनों बॉडीज का मैं बात करूंगा भैया आफ्टर द कोलिजन। जो मोशन बात करूंगा ना वो ना डिफरेंट वेलोसिटी से तो होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन पे बात करूंगा, सेम डायरेक्शन पे। ऐसा मैं बोल सकता हूं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है? अरे बात समझ में? लेकिन वो किसी भी तरह ऐसा पॉसिबिलिटी होता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन होगा, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे जी। क्लियर है क्या बात? बताइए। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं बात करता हूं कि ये ना सेम वेलोसिटी के साथ, है ना, सेम डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये वही बॉडी है 1, ये वही बॉडी है बताइए 2। क्लियर? जिसका मास m1 है, जिसका मास m2 है, राइट, जिसमें मैं बात कर रहा हूं क्या? आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, राइट, इसको मैं बात करता हूं C। आफ्टर कोलिजन टकराव होने के बाद, राइट, सेम डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। क्लियर? बॉडी 1 v1 डैश वेलोसिटी से, और ये जो बॉडी 2 है भैया ये ना v2 डैश वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? तो यदि ऐसा है तो यहां पे जस्ट मैं अज्यूम किया था क्या कि कोलाइड होने के लिए, कोलिजन होने के लिए जो पहला बॉडी उसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियस है आफ्टर द कोलिजन में बात करूंगा भैया तो ये आगे बढ़ेगा और ये पीछे रहेगा। यदि सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है बोल रहा हूं तो ये आगे बढ़ेगा, बॉडी 2 जो है बॉडी 1 पीछे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आगे है, बॉडी 2 जो है ना जी। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी v2 डैश है बॉडी का, दैट इज आफ्टर कोलिजन विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन, दैट इज v1 डैश, v2 डैश ग्रेटर देन v1 डैश। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए? तो अरे होगा कि नहीं, राइट? तो ये वेलोसिटीज है आफ्टर कोलिजन, या फिर मैं कहूं आफ्टर सेपरेशन। आप देख पाएंगे सेपरेट हो गया। मैं बोला था कि पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि वो सेपरेट ना हो, एक साथ आगे बढ़ता रहे कोलिजन के बाद, ऐसा चिपका हुआ आगे भी बढ़ता रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखेंगे डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन में। जस्ट मैं भी यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन में बात कर रहा हूँ।
इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके ना, अब यहां पे मैं बात करूंगा क्या, देखिएगा वेरी केयरफुली, राइट, वेरी केयरफुली। यहां पे मैं बात करूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको मैं थोड़ा यहां पे रख देता हूं, एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की मैं बात करूंगा। तो आइए जरा, बिफोर कोलिजन में आप देख पाएंगे यहां पे ना अप्रोच कर रहा है, देख पाएंगे बॉडी 1 जो है बॉडी 2 को कोलाइड होने के लिए, कोलिजन है ना, कोलिजन में आने के लिए, ऐसा मैं बोलूं, क्लियर है, अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल। तो देखिएगा, जस्ट यदि मैं बोलूं क्या, V2 माइनस का V1, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहां पे, है ना, मैं बात करने वाला हूं बिफोर कोलिजन वाले सिचुएशन में, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे भैया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है बात? ओके, और ये आप एट द टाइम ऑफ कोलिजन बात कर रहा हूं भैया, क्लियर है, वेरी क्लियर है ना, ये है आपके पास बिफोर कोलिजन और ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन, राइट, जो थोड़े से टाइम के लिए रहेगा, बिल्कुल। और आफ्टर कोलिजन का ये हुआ, तो आफ्टर कोलिजन में, है ना, यदि मैं बात करूं यहां पे सेपरेट हो जा रहा है दोनों बॉडी, राइट, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूंगा तो कैसे बात करूंगा, V2 डैश माइनस का V1 डैश, बिल्कुल सही बात। इसको मैं क्या बोलूंगा डियर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल। ये सेपरेट हुआ, इधर अप्रोच हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बिल्कुल। इतना क्लियर है कि नहीं? अरे इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हम ये सब क्यों बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए, ओके, ये सब बात कर रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं डियर ना। अब एट द टाइम ऑफ कोलिजन में आप देख पाएंगे ये फोर्स आ रहा है, ये फोर्स, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग एट द टाइम ऑफ कोलिजन के कंडीशन। आइए, एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा एक्चुअली, एट द टाइम ऑफ कोलिजन में, राइट, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, यहां पे ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, आइए तो ये वाला, ये जो फोर्स है भैया, ये देखो ये फोर्स, क्लियर। इस फोर्स का टाइम के रेस्पेक्ट में मैं क्या बात करता हूं, एक ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा ना, तो मेरे को किस टाइप का ग्राफ मिलता है पता है आपके पास, ये देखना वेरी केयरफुली, बहुत ही गजब का कंसेप्ट मेरे हाथ से आपको सीखने को मिलेगा डियर, तो वेरी केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा। इस तरह से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं जिसमें दो एक्सिस की बात करूंगा भैया, एक तो मैं बात करूंगा क्या, वर्टिकल एक्सिस, जिसमें मैं बात करूंगा किस, क्या, फोर्स, जिसमें मैं बात करूंगा फोर्स, बिल्कुल, ये रहा फोर्स, ओके, और ये रहा भैया टाइम। क्लियर बात, फोर्स और टाइम हो गया, ओके सर, फाइन। तो यहां पे ना एट द टाइम ऑफ कोलिजन में, राइट, देखेंगे फोर्स और टाइम का वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, लाइक दिस। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो एक्चुअली मैं इसको ऐसा बताता हूँ भैया आपको फॉर वेरी क्लियर, डिफरेंट कलर में, ये देखिए, इस तरह से आपको ना एक ग्राफ मिलेगा, और ये ग्राफ क्या बताएगा, ये ग्राफ क्या बताएगा, देखिएगा वेरी केयरफुली, ओके। फोर्स का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये बता रहा है क्या, ग्राफ। ये जो ग्राफ बना ड्रॉ हुआ है ना, ये फोर्स का टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन को बता रहा है। किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब दोनों बॉडी कैसा हो, है ना, कोलाइड हो रहा हो, कोलाइड हो रहा हो। क्लियर? तो
यहां पे बताओ भैया क्या फोर्स है, तो आप क्या बोलेंगे, जीरो फोर्स है, क्योंकि टाइम जीरो पे जीरो फोर्स। तो ये जस्ट कहां पे बात हो रहा होगा, बिफोर कोलिजन की बात हो रहा होगा, इधर अपन बात करेंगे तो बिफोर कोलिजन की बात हो रहा होगा, बिफोर कोलिजन की बात हो रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट बात ना। अब यहां पे जस्ट मैं आगे बढ़ता हूं, राइट, इस तरह से तो देखेंगे ये फोर्स की वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद ये कम हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ा, टाइम के रेस्पेक्ट कम हुआ, तो ये हो गया आपके पास मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू। क्लियर है बात, ओके। तो यहाँ पे आके फिर आप देख पाएंगे कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, और फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब इधर आप जाएंगे तो कौन सा सिचुएशन मिलने वाला है, राइट। इस टाइम के बाद आगे इधर अब आप बात करोगे, राइट, तो ये आफ्टर कोलिजन, समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। क्योंकि भैया बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, यहीं पर तो वो फोर्स है की बात नहीं करते हम लोग, अरे यहीं पर तो फोर्स की बात नहीं करते ना। आइए तो इधर यदि आपको समझ में आया होगा तो दिस इज द बिफोर कोलिजन, दिस इज द आफ्टर कोलिजन, राइट। ये फोर्स की जब बात करेंगे तो उस टाइम पे बात करेंगे, उस शॉर्ट टाइम इंटरवल पे बात करेंगे जहां पे हम कोलिजन की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो कोलिजन मतलब जब तक कांटेक्ट में है दोनों बॉडी, ओके, उस टाइम पे जस्ट टकराया फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो उस शॉर्ट टाइम इंटरवल पे ना, है ना, ये ग्राफ आप जब ड्रॉ करोगे ना डियर, तो ऐसा आपको मिलेगा, ऐसा। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। तो उस फोर्स की वैल्यू यहां पे क्या होगी भैया, मैक्सिमम होगी। तो जस्ट इधर बात करोगे, राइट, यहाँ पे एक्चुअली ये जो ग्राफ है ना भाई, ये टू पार्ट में ऐसा डिवाइड होने वाला है, वेरी केयरफुली देखिए, इधर मिनिमम फिर इधर मिनिमम, ऐसा हो रहा है ना। तो देखिए इस तरह से टू पार्ट में ये डिवाइड होगा, जो क्या बताएगा, ऐसे मैं यदि आपसे पूछूं तो देखिएगा वेरी केयरफुली, ये इस तरह से बात करेंगे अपन, तो आइए, ये तो मैक्सिमम फोर्स हुआ, तो ये फोर्स की वैल्यू जैसा जैसा बढ़ते जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि यहां पे आइए, तो कहां गया, यहां पे आ जाओ, कि यहां पे जो डिफॉर्मेशन की बात होगी, बॉडी में जो डिफॉर्मेशन की बात होगी, वो बढ़ती जाएगी। ऐसा मैं बोल पाऊंगा ड्यूरिंग द कोलिजन बात कर रहा हूं, मतलब उस टाइम पे जब मैं कोलिजन की बात कर रहा हूं, क्लियर, टकराया, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आप बात करोगे वहां पे इस फोर्स को, जिसका वेरिएशन बात कर रहे हो, तो जैसे जैसे वो फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया डिफॉर्मेशन भी बढ़ेगा ना। क्लियर है, आ रही बात समझ में, ओके। तो इससे ज्यादा फोर्स की बात नहीं होगी, मैक्सिमम फोर्स है, क्लियर बात, ओके। फिर अब इधर फोर्स कम हो रहा है तो डिफॉर्मेशन भी कम होगा, और यहां पे आप देखेंगे फोर्स जीरो हो गया, तो डिफॉर्मेशन भी जीरो हो गया। ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये जो ग्राफ है वो, समझ आ रहा है क्या बात, ओके। तो एक्चुअली यहां पे डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है और इधर फिर डिफॉर्मेशन कम रहा है, इसलिए दो पार्ट में दिख रहा है डियर, आपको ये दो पार्ट में दिख रहा है, क्लियर है। तो भैया यहां पे मैं बात करूंगा क्या, फोर्स, राइट, यहां पे मैं बात करूंगा ऐसे फोर्स को, देखिएगा वेरी केयरफुली, यहां पे मैं बात करूंगा, ये देखो यहां पे जस्ट मैं फोर्स बात करूंगा, तो इसको क्या बोलूंगा, फोर्स किस कंडीशन में, डिफॉर्मेशन के कंडीशन में, जब डिफॉर्मेशन ऐसा बढ़ रहा है तो इन जनरल एफडी बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा नहीं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे फोर्स अलग है, एफडी की वैल्यू, यहाँ पे फोर्स अलग है, एफडी की वैल्यू, यहाँ पे फोर्स अलग है, एफडी की वैल्यू, क्लियर है बात, ओके। जस्ट मैं बोल रहा हूं एफडी, क्लियर, मतलब इस पार्ट में जो फोर्स दिखेगा इधर, ये देखो इधर ये वाले पार्ट में, क्लियर है, ओके। ये वाला जो पार्ट है भैया, इसमें जो भी फोर्स की वैल्यू आप देखोगे वो कैसा रहेगा, क्योंकि यहां से क्या डिफॉर्मेशन
है ना, स्टार्ट हो रहा है भैया, यहाँ पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये डिफॉर्मेशन फोर्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन होगा, फोर्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। क्लियर है क्या बात, आ रही बात समझ में? तो मैं इसको क्या बोलूंगा पता है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट, स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। एक्चुअली इधर लिखता हूं मैं, स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, ओके, स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, यहीं से स्टार्ट होगा डिफॉर्मेशन, और यहां पे आके क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास एंड ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड ऑफ डिफॉर्मेशन। क्लियर है बात, अरे बात समझ में? तो यहां पे मैं इसको क्या बोलूंगा सर, ये वाला जो पार्ट होगा, तो भैया यहां से आप देख पाएंगे फोर्स की वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन की वैल्यू कम होगा, और डिफॉर्मेशन की वैल्यू कम होगा, मतलब यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो एक्चुअली जो डिफॉर्म अपन बात किए थे यहां तक देखो, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यहीं पर भी मिलेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। इस फोर्स की वैल्यू पे जहां पे मैं बात करूं मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए जो डिफॉर्मेशन होगा ये भी क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। इस पॉइंट पे फोर्स को मैक्सिमम बोलूंगा, और क्या बोलूंगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन भी बोलूंगा, डिफॉर्मेशन क्या, मैक्सिमम। अब इधर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कम हो रहा है ना जी। क्लियर है, अरे बात समझ में? तो इन जनरल मैं यदि यहाँ पे ये डिफाइन करूं भैया, क्या इधर साइड में जो भी फोर्स की वैल्यू आएगा बढ़ने के बाद, मैक्सिमम जाने के बाद जो भी फोर्स की वैल्यू अब आएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा कि भैया रिकवरी फोर्स, रिकवरी फोर्स। क्लियर? क्योंकि ना, क्योंकि जो डिफॉर्म हुआ था भैया ड्यूरिंग द कोलिजन, और आई कैन से एट द टाइम ऑफ कोलिजन, वो क्या हो रहा है, अब रिकवर हो रहा है ना, क्योंकि यहां पे डिफॉर्मेशन एंड हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ग्राफ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियर है? ओके ना, तो बताइए, ये जो फोर्सेस बात कर रहा हूं, वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल है ना, वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में बात हो रही है भैया, वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में। क्लियर है? ओके, जहां पे हम बात करें इंपल्स का, तो ये जो फोर्स की बात कर रहे हैं ये इंपल्सिव फोर्स होगा, राइट। इसको मैं क्या बोलूंगा, इंपल्सिव फोर्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, इंपल्सिव फोर्स ड्यूरिंग रिकवरी। इस तरह से, इतना बात क्लियर है क्या? बात बताइए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब ये टाइम ना, ये टाइम भी दो पार्ट में डिवाइड होगा डियर, ये जो टाइम है ये भी ना दो पार्ट में डिवाइड होने वाला। देखिए तो ये रहा आपके पास क्या, टीडी बोलूंगा इसको, ये वाला पार्ट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन जोन बोल सकता हूं इसको मैं बोल सकता हूं रिकवरी जोन। तो ये हो गया आपके पास टीआर। क्लियर? तो डिफॉर्मेशन जोन में टाइम, ये है आपके पास रिकवरी जोन में टाइम। तो एक्चुअली दिस टीडी इज नथिंग बट व्हाट, दिस टीडी इज नथिंग बट व्हाट, मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखिएगा वेरी केयरफुली, इस टीडी को मैं कैसे डिफाइन करने वाला हूं, राइट। ये है भैया टाइम पीरियड, टाइम है ना, जैसे मैं बोलूं टाइम पीरियड फॉर, या फिर मैं बोलूं फ्रॉम स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। क्लियर है बात? देख पाएंगे आप, टाइम पीरियड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। देखेंगे टीडी कहां से कहां बात कर रहे हो, स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल बिल्कुल ना। तो टीआर को क्या बोलेंगे सर, दिस इज द टाइम। एक्चुअली देखिए तो दिस इज द टाइम, और कैसे डिफाइन करूंगा, टाइम पीरियड। देखो दिस इज टाइम पीरियड, this is the time period from maximum deformation to total recovery
रिकवरी, ऐसा बोल सकता हूं, टोटल रिकवरी और क्या बोल सकता हूं, एंड ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब टू एंड ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड हो गया मतलब टोटल रिकवरी हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो अब डिफरेंट सिचुएशन में डिपेंड करेगा भैया कि डिफॉर्मेशन परमानेंट है कि टेम्पररी है कि रिकवरी हो जा रहा है पूरा का पूरा कि थोड़ा बहुत रिकवर हो जा रहा है, ये सभी बात तो अपन करेंगे डिफरेंट सिचुएशन टू सिचुएशन, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? ओके। और यही तो इंफॉर्मेशन देता है कौन पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिएगा फीलिंग के साथ आप है ना हर एक बातों को कनेक्ट कर पाएंगे, यार यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, राइट। तो ये समझ में आया, टाइम पीरियड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, टाइम पीरियड फ्रॉम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन टू टोटल रिकवरी और एंड ऑफ डिफॉर्मेशन। इतना सा बात क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? यदि इतना सा बात क्लियर है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, तो आइए जरा वेरी केयरफुली, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, इसको मैं क्या बोलता हूं पता है? ये बोलता हूं भैया ई से डिफाइन करूंगा, इक्वल्स टू मैं बात करूंगा इंपल्स ड्यूरिंग रिकवरी, इंपल्स एक रेशियो से डिफाइन करते हैं इसको, इंपल्स ड्यूरिंग रिकवरी। क्लियर बात? इंपल्स ड्यूरिंग रिकवरी, राइट, डिवाइडेड बाय इंपल्स ड्यूरिंग व्हाट? डिफॉर्मेशन। क्लियर है क्या बात? ऐसे डिफाइन करते हैं भी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर है? ई को मैं बोला था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके। अब इसके लिए 0 to 1 ऐसा होगा, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे भी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ओके। बिल्कुल ना। तो इंपल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे बताइए तो जी? अरे इंपल्स को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते थे, क्या बताओ? इंपल्स को हम लोग डिफाइन करते थे, आइए वेरी केयरफुली, इंपल्स को हम लोग डिफाइन करते थे, अच्छा हम लोग तो पहले से पढ़ के रखें क्या? ओके, हम लोग तो पहले से पढ़ के रखे ना भाई इंपल्स को, कैसे बताइए? अब यहां पे ना आप उसको फील भी कर पाओगे इंपल्स को, पता है? ये इंपल्स को आप लोग डिफाइन करते हैं भैया T1 to T2, ये इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है? ओके। और ये रहा dt। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके सर, फाइन। तो यहां पे एक्चुअली जब मैं इंपल्स की बात करूंगा ना, यहां पे इंपल्सिव फोर्स, तो ये देखो डिफॉर्मेशन की बात करूंगा और मैं बात करूंगा रिकवरी की। क्लियर? तो इंपल्स ड्यू टू क्या बात करूंगा? वो फोर्स जहां पे बात करें अपन डिफॉर्मेशन की, इंपल्स ड्यू टू वो फोर्स जहां पे हम बात करें रिकवरी की, मतलब FD/FR। इज दैट क्लियर? ओके। और टाइम पीरियड में जस्ट ऐसे मैं इन जनरल फॉर्म में से बात कर सकता हूं। बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। तो ये मैं बोलूंगा भैया E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बताएंगे अपन? FR dt। बिल्कुल। फिर मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ FD डिफॉर्मेशन वाला हो जाएगा dt। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम, ये हमारा है ना डेफिनेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। क्लियर है? तो ये पहला इक्वेशन, इस तरह से हम बात करते हैं। एक और दूसरे तरह से भी हम इसको डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर, सर कैसे? तो आइए इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं भैया इस तरह से कि दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिकवरी। क्लियर है बात? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय, है ना,
It is the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं भैया। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं की हूं जी यहाँ पे। ओके सर, फाइन। तो ना डियर, जब मैं है ना इस तरह से जब डिफाइन करने जाता हूं ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, तो यहाँ पे ना मैं एक्चुअली एक है ना माइनस साइन की बात करता हूं। उसका रीजन आपको धीरे से समझ में आएगा, उसका रीजन आपको धीरे से समझ में आएगा। सर क्या? देखिए पहले ना मैं यहाँ पे पहले तो बात करूंगा भैया, ये देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा, चलिए ये बात करता हूं माइनस माइनस, इस तरह से, ऐसे माइनस से हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। क्लियर है? ओके, तो पहले जिस तरह हम बात किए थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आपको समझ में आना चाहिए। बॉडी 1 बॉडी 2 का मैं बात किया हुआ था, तो ये रहा भैया आपके पास क्या सेपरेशन में v2 डैश माइनस का v1 डैश, ऐसे ही बोलेंगे क्या? बिल्कुल। यहाँ बात करेंगे v2 माइनस का v1, इस तरह से। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ऐसे ये हमारा दूसरा तरीका होता है, और यही हम लोग यूज करने वाले हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात होगी तो। इज दैट क्लियर? तो ये माइनस साइन क्यों बात करते? तो ई की वैल्यू जैसा मैंने जस्ट अभी बताया डियर कि जो ई की वैल्यू होगा 0 to 1 वेरी करेगा, मतलब आप क्या समझ में आता है? आपको क्या समझ में आता है? 0 to 1 बोल रहा हूं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, या तो 0 होगा या तो 0 से 1 के बीच में, या तो 1 होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू की बात होगी ना, राइट? तो अब बताइए, यहां पे आओ, यहां पे v2 डैश माइनस v1 डैश बोल रहा हूं, ओके, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ तो ऑब्वियस है सर, यहां पे ना इसका वैल्यू, यहां पे यदि हम बात करें v2 डैश माइनस v1 डैश की जो वैल्यू होगा एज पर दिस डाटा, दैट इज v2 डैश ग्रेटर देन v1 डैश, राइट? इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी वैल्यू तो क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है। बिल्कुल सही बात, ओके फाइन। लेकिन इसकी वैल्यू यदि हम बात करें एज पर दिस, क्लियर है? अरे बात समझ में? इसी तरह से ना, ये देखो ऐसे ही तो बात हुआ है क्या यहाँ पर भी? ये देखो, तो v1 ग्रेटर देन v2 बोल रहा हूं, मतलब v2 माइनस v1 की बात करूंगा ना अगर, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। क्लियर है? और v2 माइनस v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो जस्ट इधर आइए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v2 माइनस v1, ये वैल्यू निगेटिव आएगा डियर। यदि मैं इस माइनस साइन को नहीं बात करता तो e की पूरी वैल्यू क्या हो जाता? निगेटिव हो जाता। समझ रहे हैं बात? लेकिन e की वैल्यू क्या? निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन यूज करते हैं इस तरह से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? ये तो हो गया आपके पास क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ आया? इतना बात समझ में आया ना? अब जो e की वैल्यू होगा, e की जो वैल्यू होगा ना डियर, देखना यहाँ पे ना कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन में जो e की वैल्यू होगा ना, इसको अलग अलग है ना केसेस को डिफाइन करेगा। देखिए वेरी केयरफुली, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये रहा e, ओके, तो इस e की वैल्यू यदि होता है क्या? 0, यदि क्या होता है? 0, राइट? यदि e की वैल्यू होता है क्या? 1, e की वैल्यू क्या होता है? 1, राइट? यदि मैं बात करता हूं e की वैल्यू क्या, यदि मैं बात करता हूं e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, मतलब इसको मैं कैसे बात करूंगा? 0 और 1 के बीच बोल रहा हूं, तो ये हो गया 0, ये हो गया e और ये हो गया 1, इस तरह से। क्लियर? तो ये क्या क्या बात को डिफाइन करता है आपको, राइट? तो
ई को हम ऐसा डिफाइन किए थे क्या, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कि इंपल्स ड्यूरिंग रिकवरी डिवाइडेड बाय इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। क्लियर है? ओके, तो ई की वैल्यू 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। जब क्या, न्यूमरेटर 0 होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? न्यूमरेटर में क्या है, रिकवरी वाली बात हुई है, तो रिकवरी क्या होगा, 0 होगा, तभी क्या होगा भैया, ई की वैल्यू 0 होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो भैया यहां पे यदि मैं बोल रहा हूं ई, क्लियर, यदि मैं बोल रहा हूं ई, वेरी केयरफुल, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। ओके, यदि मैं बोल रहा हूं इक्वल टू 0, मतलब है ना, ये जो रिकवरी होगा मतलब नो रिकवरी, क्या बोलूंगा मैं, नो रिकवरी, नो रिकवरी, यही डिफाइन करेगा। और नो रिकवरी बोल रहा हूं तो यहां पे डिफॉर्मेशन की बात होगी। यहां पे क्या, डिफॉर्मेशन की बात होगी भैया, मतलब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये दो पार्ट बात किया हो ना जी। ये है आपके पास एक्चुअली, देखिएगा वेरी केयरफुली, फोर्स वर्सेस टाइम के बीच यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एरिया अंडर दी ग्राफ ऐसा बात करते हो तो क्या होता है, इसका प्रोडक्ट फोर्स इनटू टाइम, तो क्या, इंपल्स। क्लियर है? तो एफ डी है ना, और यहां पे यदि मैं टाइम, इस टाइम क्या, टीडी के रेस्पेक्ट में बात करूं, ये वाला एरिया, तो ये वाले एरिया को क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। क्या बताइए, तो प्रोडक्ट क्या बताएगा, इंपल्स ना, तो ये रहा आपके पास इंपल्स, आइएगा यही है वो इंपल्स। क्लियर है? वेरी केयरफुली इसको मैं और अच्छे से क्लियर करता हूं मैं, राइट। ये रहा आपके पास क्या, ये जो एरिया आएगा, इंपल्स ड्यूरिंग व्हाट, बताइए तो, ये एरिया जो निकालोगे आप, ये क्या होगा, इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। क्लियर? समझ रहे हैं, इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। और ये वाला एरिया की यदि मैं बात करूं, मतलब राइट वाला एरिया, राइट, इधर ये मतलब ये जो ब्लू कलर से बात किया हूं, राइट, ये बोलूंगा मैं इंपल्स ड्यूरिंग रिकवरी। क्लियर है क्या बात, आ रही बात समझ में? तो भैया यही जो इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, राइट, उधर लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड में इंपल्स ड्यूरिंग रिकवरी, यही पे, ये देखो, तभी तो ऐसा बताया ना, ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं क्या जी। ओके, तो न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हुआ, मतलब नो रिकवरी, और नो रिकवरी बात करूंगा तो राइट साइड की बात तो होगी नहीं, राइट साइड की बात होगी नहीं, जस्ट लेफ्ट साइड की बात होगी। और लेफ्ट साइड पूरा बता रहा है आपको कौन सा जोन को, डिफॉर्मेशन जोन, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात आ जाएगी भैया, परमानेंट डिफॉर्मेशन की। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। ओके डियर, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या बात पता है, E इक्वल्स टू 0, ये देखो E इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या बताएगा आपके पास, परफेक्टली, अब देखो, नो रिकवरी मतलब 0 रिकवरी, यही हुआ ना, राइट। मतलब डिफॉर्मेशन की बस बात होगी, तो कैसा डिफॉर्मेशन विथ नो रिकवरी, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, और परफेक्टली प्लास्टिक की बात होगी, परफेक्टली प्लास्टिक की। और परफेक्टली प्लास्टिक के साथ साथ जो यहां पे हम कोलिजन डिफाइन करेंगे, कैसा होगा, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, इस तरह से। तो ये एक्चुअली ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये सिग्निफिकेंस बताता है भैया, क्या, इसकी वैल्यू। क्लियर बात? तो यदि E इक्वल्स टू कैसा हो, 0 हो, E इक्वल्स टू 0 हो, तो इस तरह से परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन को डिफाइन करेगा ना। 1 की बात करते हैं, यदि बात करें भैया क्या, E इक्वल्स टू 1, क्लियर है? तो ये क्या बताएगा, इक्वल्स टू 1 मतलब सिंपल सी बात है यार, रिकवरी और डिफॉर्मेशन,
दोनों कैसा होगा? इक्वल होगा। कहने का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होगा, तभी मैं बोलूंगा क्या? इक्वल टू 1। समझ रहे हैं क्या बात को? सर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि जितना हम यहां पे क्या बात करेंगे, डिफॉर्मेशन की बात करेंगे ड्यूरिंग द कोलिजन, उतना ही रिकवरी हो जाएगा क्या? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। समझ रहे हैं कि बात को? मतलब जितना डिफॉर्मेशन उतना रिकवरी। तो किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन की बात नहीं होगी, किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन की बात नहीं होगी। क्लियर है? ओके। तो इस सिचुएशन पे हम क्या बोलेंगे भैया? टोटल रिकवरी। क्या बोलेंगे बताइए? टोटल रिकवरी। इसको मैं क्या बोलूंगा? टोटल रिकवरी। टोटल रिकवरी। क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल। तो यहां पे ये E इक्वल टू 1 एक्चुअली क्या डिफाइन करेगा? इसके बारे में भी हम बात करें तो ये डिफाइन करेगा भैया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट? डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रहे ये बात, पूरी फीलिंग के साथ पढ़ रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन हुआ, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। तो सर ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? तो 0 मतलब परफेक्टली प्लास्टिक और 1 मतलब परफेक्टली इलास्टिक। ओके, यहाँ पे इलास्टिक का स्पेलिंग देख लेते हैं थोड़ा सा भैया, राइट? परफेक्टली इलास्टिक, ओके, इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब टोटल रिकवरी और परफेक्टली प्लास्टिक मतलब नो रिकवरी। तो 0 और 1 के बीच होगा मतलब सम डिफॉर्मेशन एंड सम रिकवरी। ऐसा बात होगा कि नहीं होगा बताइए? कुछ डिफॉर्मेशन की बात होगी, कुछ रिकवरी की बात होगी डियर, राइट? ना तो टोटल रिकवरी की बात होगी, ना तो टोटल डिफॉर्मेशन की बात होगी। क्लियर बात? सम डिफॉर्मेशन सम रिकवरी। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं भैया, इस तरह से हम बात करते हैं। ओके, तो सर यहाँ पे इसको भी हम लोग कुछ ऐसे है ना नेमिंग करेंगे क्या? जैसे इधर हमने नेमिंग किया इक्वल्स टू 0 को, इक्वल्स टू 1 को, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इस तरह से बात किया, राइट? तो बिल्कुल डियर, इसको आप क्या बोल पाएंगे पता है? इन इलास्टिक कोलिजन। सिंपल सी बात यार, इन इलास्टिक कोलिजन। समझ रहे हैं? इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? ओके। और यदि रिकवरी एंड डिफॉर्मेशन वाइज बात करें तो सम डिफॉर्मेशन, क्या बोलूंगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं बोलूंगा भैया सम डिफॉर्मेशन, some deformation and some recovery। ना तो हम बात करेंगे क्या टोटल डिफॉर्मेशन होगा ऐसे करके, ना तो हम बात करेंगे टोटल रिकवरी होगा ऐसे करके। हम बात करेंगे तो सम डिफॉर्मेशन मतलब कुछ डिफॉर्मेशन की बात होगी, सम रिकवरी मतलब कुछ रिकवरी की बात होगी। यस। तो ये है आपके पास क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है? ओके, ये भैया। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला फार्मूला, राइट? जहां पे हम बोलते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है डियर क्वेश्चन, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो और भी ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को दो तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। क्लियर है जी? आ रही बात समझ में क्या? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं डियर। ओके, कल के लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूंगा, है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन,
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में डिफरेंट केसेस की बात करेंगे हम लोग, क्लियर है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन में डिफरेंट केसेस की बात करेंगे अपन, राइट। और ये भी बात करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है डियर, राइट, क्या कि जब हम लोग ना कोलिजन की बात करते हैं, इंपैक्ट एंड कोलिजन की, तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा। इस बात से तो आप बिल्कुल भी है ना ऐसा है ना इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्री करेंगे आप, क्योंकि ये तो हमने इसी लेक्चर में प्रूफ कर पाए, है ना। मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा ड्यूरिंग द कोलिजन। इज दैट क्लियर? लेकिन जब मैं बात करता हूं क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं, ओके, तो उसके लिए मैं कल प्रूफ करूंगा कि हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की केस में बात करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की केस में बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं होगा, कि हम दोनों में बात करते हैं किस तरह से, इन सारी बातों पे कल हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।